दोस्तों नमस्कार, मैं सूरज भान। दोस्तों हमें हमेशा ऐसा कहा जाता है और ऐसा हम सुनते आए हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था बहुत ही इम्पार्शियल है। ये आम और ख़ास सबके लिए बराबर है और किसी से भेदभाव नहीं होता न्याय के दरवाजे पर। और हमें ऐसा लगता भी है जब हमारे देश में एक आम इंसान न्याय के लिए दर दर भटकता है और जब इंसान के पास न्याय के हर दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब आम इंसान न्याय के आशा में कोर्ट की तरफ देखता है। और हम और आप सब यही सोचते हैं और मानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है और हमें ये न्याय ज़रूर देगी। और उस न्याय की चौखट पर लाइन लगाकर कम से 5 करोड़ लोग खड़े हैं न्याय की आशा में। 61 लाख लोग हाई कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं न्याय के लिए और 80,000 लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं न्याय के लिए। फिर दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जब इतने लोग लाइन लगाकर न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हैं, तब इन करप्ट नेताओं से लेकर अधिकारियों को, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जज इतनी जल्दी सुनवाई कैसे कर देते हैं और एक दिन से लेकर कुछ ही महीनों में इनको जेल से बेल सब कुछ हो जाता है। संविधान में फंडामेंटल राइट का उल्लेख बहुत हुआ है और सुप्रीम कोर्ट आए दिनों रोज रोज फंडामेंटल राइट का चोचला हमें सुनाता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एक फंडामेंटल राइट है जो कि कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आम जनों की भाषा में इसका मतलब हुआ सभी लोग के लिए कानून बराबर है और सभी लोग कानून के सामने बराबर है। सुप्रीम कोर्ट इस फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है और ऐसा क्या हुआ कि खुद ही सुप्रीम कोर्ट संविधान को तार तार कर रहा है। इन फंडामेंटल राइट को स्पेशल राइट बनाया जा रहा है और आम नागरिक को दोयम दर्जा में रखा जा रहा है। दोस्तों 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल पर रिलीज किया और ये वीडियो बनाने का पर्पस सुप्रीम कोर्ट के दोयम दर्जे को दिखाना है और कैसे आम और खास में भेदभाव होता है जुडिशरी को, इसको पॉइंट आउट करना है। एक तरफ वो खुद को संविधान का रक्षक होने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ रसूखदार लोगों को और जो वामपंथी एजेंडाधारी लोग हैं उनको जेल से छोड़ने का भी काम जुडिशरी करती है। अरविंद केजरीवाल का केस हमारे संविधान का धज्जियां उड़ाने का जीता जागता उदाहरण है। जनवरी 2021 में दिल्ली में लिकर पॉलिसी आती है। उस पॉलिसी के अंतर्गत आप और उसके साथियों ने 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ का हेराफेरी किया। उसी के सिलसिले में जांच हो रही है। इसी स्कीम को लेकर ईडी ने अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक 9 सम्मन केजरीवाल को भेजते हैं। पहला जो सम्मन दिया था अक्टूबर 2023 में सिंगरौली एमपी का चुनाव है ये कहकर भाग जाता है। दूसरा सम्मन दिसंबर 2023 में उस सम्मन को इलीगल और मोटिवेटेड है यह कहकर वो चले जाता है। इस तरह से करके बारी बारी से 9 सम्मन को अरविंद केजरीवाल टरका देता है। कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, उसी तरह केजरीवाल की ईमानदारी भी उसी तिनके की तरह है, झकोले मार रही है। ईडी का सम्मन के खिलाफ वो कोर्ट के चक्कर भी लगाया। पहले वो सेशन कोर्ट गया, फिर दिल्ली हाई कोर्ट गया कि कोई मुझे ईडी के सम्मन से बचा ले। फिर भी सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने केजरीवाल के कोई रियायत नहीं दी क्योंकि उसके अगेंस्ट ईडी के पास पर्याप्त सबूत थे। जरा उस केजरीवाल की टाइमलाइन को हम देखते हैं, फिर आप खुद डिसाइड करो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कितना त्वरित सुनवाई हुआ और इसके बहुत सारे स्टेज में क्या क्या कहानियां हुई हैं। मित्रों 21 मार्च 2024 को जब हर जगह से केजरीवाल हार गया तब जाकर ईडी ने उसे उस दिन अरेस्ट किया। फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट जाता है ये कहते हुए कि ये अरेस्ट इलीगल है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट भी इस अरेस्ट को सही ठहराता है। फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गया उस अरेस्ट को इलीगल कहते हुए, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जिस मैटर को लेकर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट गया था उस पर सुनवाई हुआ ही नहीं, उसके मेरिट पर जजमेंट हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक आर्बिट्ररी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल इलीगल अरेस्ट के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया बट सुप्रीम कोर्ट ने उस पर न सुनवाई करते उसे बेल दे दिया। ये बहुत सारे क्वेश्चंस राइज करते हैं हमें और शायद आपको भी समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब वो बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया ही नहीं तो उसे बेल क्यों दिया गया? जब इस स्टेज में, जांच के इस स्टेज में वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता था और उस पर सुनवाई होता मेरिट पर, बेल मिलता या नहीं मिलता। ऐसा सवाल सोलिसिटर जनरल भी पूछें तो एससी कहता है क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इसलिए हम उसे इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं 2 वीक का।
मतलब और इस सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या मेंशन किया है कि इलेक्शन कैंपेन वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दिया जा रहा है। ओ भाई, ये किसको चूतिया बनाया जा रहा है? आज तक ना पास्ट में ना कोई ऐसा लॉ है, ना कोई प्रोविज़न है कि तुम इलेक्शन कैंपेन के नाम पर क्रिमिनल को बेल दो। कल के डेट में कोई क्रिमिनल मर्डरर भी यही कहेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव प्रचार करना है, महोदय हमें छोड़ दीजिए। सॉलिसिटर जनरल मेहता ये बोलते रह गए कि ऐसा ना किया जाए, इससे जनता में और देश में गलत भावना जाएगा। तो जस्टिस दत्ता कहते हैं अगर हमने गलत किया तो इसको हम भविष्य में सुधार लेंगे, कोर्स करेक्शन कर लेंगे। अरे भाई, गलती कर रहे हो, तुम्हें पता है, फिर भी कर रहे हो कि इसको भविष्य में सुधारेंगे। खैर, इस बात से प्रूफ हो गया कि जजेज और जुडिशरी आम आदमी के लिए नहीं है, खास के लिए। और तब जब और आप वामपंथ के सुरेश के पैसों पे पलने वाले एक्टिविस्ट हो तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सहूलियत जल्दी मिलेगी। ये तो समझ आ गया अरविंद केजरीवाल का बेल देकर सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ाई हैं। बट एक बात आपको थोड़ा और आगे जाकर सोचना है, आखिर सुप्रीम कोर्ट इतना उतावला क्यों था अरविंद केजरीवाल को बेल देने के लिए? मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। जिस तरह से 2024 का इलेक्शन का इन्फ्लुएंस करने के लिए विदेश से बैठे सुरेश के रहनुमा, जर्मनी में बैठा ध्रुव राठी, पश्चिम के दलाल हमारे इलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं, जिस तरह ब्राजील में सुरेश के एजेंट ने बोल्सोनारो को जेल में डालकर एक लेफ्टिस्ट लूला डी सिल्वा को राष्ट्रपति बनाया, ठीक उसी राह पर इंडिया की जुडिशरी भी चल रही है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जब पूरा विपक्ष, फॉरेन मीडिया, सुरेश के एजेंट हर जगह हार रहे हैं और हार के मुहाने पे खड़े हैं, तो शायद विपक्षियों और भ्रष्टाचारियों के गुट को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक ताकत दे। कौन जानता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी विपक्ष के साथ होकर मोदी को हराने का साजिश रच रही, तो भगवान जाने। मुझे ऐसा महसूस होता है, शायद लगता है मोदी जी अपनी थर्ड टर्म में ऐसा कानून लेकर आए कि इन जजेज के अपॉइंटमेंट से लेकर इन जजेज के कितने धन संपत्ति है, उन सब के लिए ट्रांसपेरेंट मेथड हो, कानून हो। आज जजेज का अपॉइंटमेंट भाई भतीजावाद जमकर होता है। आप पॉलिटिक्स की बात करते हो कि उसमें भाई भतीजावाद है, उससे ज़्यादा भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म सुप्रीम कोर्ट के जजेज के अपॉइंटमेंट में है। अगर आप उठा के देखो, लगभग सारे जजेज, किसी के बाप तो किसी के चाचा तो किसी के मामा, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, वही आगे बढ़कर ये जज बन रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले संविधान के रास्ते पर न जाकर अपने मन से ऐसे फैसले, अतरंगी फैसले सुनाने लगे, तो कल के दिन में मेरे जैसे हजार लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, करोड़ों, जिनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं रहेगा। और आशा है कि मोदी ऐसा कानून अपने थर्ड टर्म में लेकर आए, ऐसा बाध्य हो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज लाइन से, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी पार्लियामेंट और संविधान के लाइन से हटकर अपने पर्सनल ईगो के लिए फैसले ना दें। इससे हम और हमारे जैसे हजारों लोगों का जुडिशरी और जजेज और सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास बना रहे, अन्यथा ये हमारे रिस्पेक्ट और हमारे सहानुभूति योग्य नहीं है। धन्यवाद।